बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी के लिए ना तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची और ना ही उनका कोई मंत्री पहुंचा। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में भी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से सीएम या फिर किसी मंत्री का होना बहुत जरूरी होता है। इस पर राष्ट्रपति ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ममता बनर्जी मुझे बंगाल नहीं आने देती हैं। शायद मेरी छोटी बहन किसी बात से मुझसे नाराज है। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी दूसरे दिन भी कोलकाता में धरने पर बैठी हुई नजर आई। कल पूरी रात ममता बनर्जी टेंट में ही रही। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर एसआईआर के जरिए बंगाल को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया। ममता का कहना यह है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और साजिश के तहत बंगाली मानुष का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। ममता ने एलपीजी गैस के दाम बढ़ने पर भी केंद्र सरकार को घेरा। अमित शाह ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। हरिद्वार पहुंचे अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की पूरी ऊर्जा घुसपैठियों को बचाने में लगी है। राहुल बाबा को जितना विरोध करना है कर ले, लेकिन हम चुन चुनकर घुसपैठियों को देश से निकालेंगे। अमित शाह ने कहा कि एसआईआर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है, लेकिन विपक्ष इस भ्रम फैला रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर विपक्ष हमलावर है। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा, नीतीश कुमार की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। बीजेपी उन्हें बिहार से भगा रही है, उन्हें बिहार को नहीं छोड़ना चाहिए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की ऑफिशियल पॉलिटिकल एंट्री कल होने वाली है। आज सुबह जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर पर निशांत ने पार्टी के सीनियर और युवा नेताओं के साथ मीटिंग की। पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई और कल नीतीश ने विधायक सांसद के साथ बैठक की थी और इसी मीटिंग में तय हो गया था कि 8 मार्च यानी कि कल निशांत को पार्टी में शामिल किया जाएगा। महंगाई और विदेश नीति को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर लगातार महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महंगाई तभी घटेगी जब बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी। और विदेश नीति पर सपा प्रमुख बोले, अब भारत की विदेश नीति भी विदेश के लोग तय कर रहे हैं। बता दें कि अखिलेश का ये बयान भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की इजाजत देने के बाद आया है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में 130 नक्सलियों ने सरेंडर किया। माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर AK-47 समेत 124 हथियार डाले। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 125 छत्तीसगढ़, 4 तेलंगाना और 1 आंध्र प्रदेश के हैं। तेलंगाना सरकार के डीजीपी ने दावा किया है कि सरेंडर के बाद प्रदेश से नक्सली समितियां खत्म हो गई हैं। केंद्र सरकार का कहना यह है कि 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके कांग्रेस में सीट बंटवारे पर मुहर लग गई है। डीएमके ने कांग्रेस को 28 सीट दी है और इसके अलावा 1 राज्यसभा सीट भी दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री एमके स्टालिन तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बीच हुई बैठक में लिया गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन पी चिदम्बरम ने स्टालिन से मुलाकात की और लंबी बातचीत के बाद बात बन गई। जंग के 1 हफ्ते बाद अमेरिका ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर सबसे भीषण हमले करने का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि आज की रात ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे, आसमान से कयामत बरसेगी। ईरान में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। वैसे ईरान बुरी तरह से पिट रहा है और आज के हमले में कई लोगों की जान भी जा सकती है, लेकिन इस अटैक से ईरान की जो हनक है वो काबू में आ जाएगी। जंग के बीच ईरान ने यू टर्न ले लिया। ईरानी राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों पर माफी मांगते हुए कहा कि ईरान अब पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि पड़ोसी देश से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और न ही उन पर हमला हमारा मकसद। ईरानी राष्ट्रपति ने ट्रंप की सरेंडर वाली धमकी पर पलटवार करते हुए कहा कि जो ट्रंप सोच रहे हैं वो सपने में भी पूरा नहीं होगा। ईरान किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। मिडिल ईस्ट के देशों से ईरान की माफी मांगने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि बुरी तरह से पिटने के बाद ईरान ने घुटने टेक दिए। अमेरिका और इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से ही ईरान ने सरेंडर किया। मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने की उसकी मंशा कभी सफल नहीं होगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान अब मिडिल ईस्ट का दादा नहीं, लूजर कहलाएगा। ईरान थोड़ी ही देर में अपने बयान से पलट गए। राष्ट्रपति ने पड़ोसी देश पर हमला नहीं करने का ऐलान किया, लेकिन इसके कुछ ही मिनटों बाद ईरानी हथियार दुबई हवाई अड्डे तक जा पहुंचे। ईरान की सेना ने दुबई एयरपोर्ट पर शायद 130 ड्रोन से हमला किया। अटैक के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई और सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद फ्लाइट्स का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया। ईरानी सेना ने यूएई पर हमले की बारिश कर दी और मगर एक भी निशाना कामयाब नहीं हो सका। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी हमलों को नाकाम कर दिया। 16 बैलिस्टिक मिसाइल में से 15 को नष्ट कर दिया गया, जबकि एक समुद्र में जा गिरी। आज ही के दिन 121 ईरानी ड्रोन की पहचान हुई, जिनमें से 119 को इंटरसेप्ट कर लिया गया। हालांकि 2 ड्रोन देश के रिहायशी इलाकों में गिरे, जिससे मामूली नुकसान हुआ।
इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के बीच अली खामेनेई के चारों बेटे की तस्वीर सामने आई। दावा यह किया गया है कि खामेनेई के चारों बेटे जिंदा हैं और इससे पहले दावा यह किया गया था कि इजरायल अमेरिका के हमले में आयतुल्लाह अली खामेनेई के साथ बड़े बेटे मुस्तफा की भी मौत हो गई। लेकिन नई तस्वीर में चारों बेटे सुरक्षित होने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग और भीषण हो गई है। दोनों तरफ से जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। इजरायल के हमले का ईरान जोरदार तरीके से पलटवार कर रहा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने खाड़ी देशों और इजरायल को निशाना बनाकर के बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की। IRGC ने इसका एक वीडियो जारी किया और इन हमलों के जरिए तेहरान दुनिया को अपने हथियारों की ताकत दिखा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग के बीच सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की मुलाकात की। रियाद में हुई इस हाई लेवल मीटिंग में ईरानी हमलों पर चर्चा हुई। दोनों देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर भी विस्तार से बातचीत हुई। सऊदी ने पाकिस्तान को दोनों देश में हुए रक्षा समझौते को भी याद दिलाया और साथ ही पाकिस्तान से जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतेहली ने इजरायल अमेरिका हमलों को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। ईरानी राजदूत ने कहा कि इस युद्ध में हम या तो जीत हासिल करेंगे या फिर शहादत तक पहुंचेंगे। हमारे लिए दोनों ही सम्मान और खुशी की बात है। अमेरिका इजरायल के हमले सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत, मानव गरिमा के भी खिलाफ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद से भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस बरामद है। केंद्र सरकार ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जगह बाकी सोर्स से खपत को 70% तक बढ़ा दिया। सरकार ने एक बार फिर से लोगों को आश्वस्त किया है कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। सूत्रों की माने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही भी मामूली तौर पर शुरू हो गई है। राजस्थान के भरतपुर में पेट्रोल पंप पर लाइव लूट हो गई। एक शख्स अपने ब्रदर इन लॉ के साथ पेट्रोल भरवा रहा था और तभी दो बाइक्स पर आए 6 बदमाशों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी और जीजा साले के साथ मारपीट शुरू कर दी। बदमाशों ने पंप पर रखे स्टूल, लात और घूंसों से पीड़ितों को जमकर पीटा। 35,000 रुपए लूट करके वहां से फरार हो गए। इस वारदात में दोनों पीड़ित गंभीर रूप से जख्मी हैं। CCTV के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बाबा का बुलडोजर जमकर कब्जा। प्रेमनगर इलाके में पीला पंजा अवैध कब्जों पर कहर बनकर टूट पड़ा। इस दौरान मौके पर मौजूद भीड़ की प्रशासन से झड़प हुई, लेकिन बुलडोजर का एक्शन चलता रहा। 60 दुकानों को नोटिस देने के बाद प्रशासन ने अवैध तरीके से बनाई गई रैंप को ध्वस्त कर दिया। इसके सड़क चौड़ीकरण के अभियान में तेजी आएगी। राजस्थान की टोंक में मामूली बात को लेकर के पत्थर चल गए। विशेष समुदाय के 3 से 4 युवक लड़ते लड़ते दूसरे मोहल्ले में घुस गए, जिस पर स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उत्पात मचाने वाले युवक ने समझाने वालों को ही निशाना बना दिया। दूसरे मोहल्ले के घर पर जमकर ईंट पत्थर चलाए गए और इससे इलाके में तनाव की स्थिति है। मौके पर पहुंची फोर्स ने हालात को कंट्रोल में किया। मध्य प्रदेश के मऊ में शादी का मंडप कुश्ती का अखाड़ा बन गया, जहां पर फोटो खिंचवाने को लेकर पहले बहस हुई, फिर गाली गलौज, फिर जो हुआ वो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। बाराती और घराती एक दूसरे से कुर्सियां फेंकते हुए नजर आए। वेडिंग हॉल में तोड़फोड़ मच गई और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाने को नहीं मिल पाया। पुलिस आई तब जाकर के ये मामला शांत हुआ। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। टूटे हुए मंडप में शादी संपन्न हुई।